पिछली बार हमने लीज अप्रॉक्सीमेशन को हमने देखा था। लीज अप्रॉक्सीमेशन के अंदर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कोई स्विच की ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर मेरे पास दो कनेक्शन है और कनेक्शन को मैं सेट करना चाहता हूँ तो उसकी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये जानने की हमने कोशिश की थी। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर हमने ये नहीं देखा था यहाँ पे कोई स्विच खाली है या नहीं है। हमने खाली उस एक्सप्रेशन के अंदर, जो कि ये एक्सप्रेशन था जो हमने ड्राइव किया था, यहाँ पे ये मेरे पास n ये बेसिकली k के बराबर हमने मान लिया था और इस तरफ ये m है, m/n स्विच हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो कनेक्शन अराइवल की p थी, कोई भी लाइन पे कनेक्शन आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी p होगी। तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली थी, इस प्रोबेबिलिटी को हमने निकाला था, p को m से गुणा किया था और n से विभाजित किया था। ये मेरी नई प्रोबेबिलिटी थी p प्राइम, इसके ऑक्यूपाई होने की या इसके यूज़ होने की। अब हमने खाली ये निकाला था कि कोई भी पाथ अगर फ्री नहीं है तो स्विच मेरा ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे निकाला था, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी की स्विच ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर है, इसको हम PB से बोलते हैं। एक और प्रकार की प्रोबेबिलिटी होती है, इसे लीज अप्रॉक्सीमेशन से हमने ये एक्सप्रेशन निकाल दिया था और n की वैल्यू को हमने k लिखा था यहाँ पर, n को k के बराबर मान के। और फिर हमने ये भी पता किया था कि अगर n की वैल्यू 2m-1 है, जो कि ब्लॉकिंग स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच के लिए ज़रूरी कंडीशन है कि n की वैल्यू इससे बड़ी या इससे बराबर होनी चाहिए। इस कंडीशन में भी प्रोबेबिलिटी कि स्विच ब्लॉक्ड स्टेट में होगा कुछ वैल्यू आती है, जबकि वो ज़ीरो होनी चाहिए कायदे से स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच की कंडीशन के हिसाब से। सो इसी कड़ी के अंदर आगे चलते हुए हम एक कार्नोज अप्रोच हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम इस ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी को नहीं एस्टिमेट करेंगे, हम करेंगे दूसरी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी की एस्टिमेट, इसको बोलते हैं PL। इसको प्रोबेबिलिटी कॉल लॉस ऑफ कॉल लॉस होने की प्रोबेबिलिटी की, यानी कोई कॉल अगर आती है, कॉल आने के बाद क्या मैं उस कॉल को वो कॉल में सेट नहीं कर पाता हूँ, तो ये उस कंडीशन पे ही कॉल आई और फिर मैं कॉल को सेट नहीं कर पाया, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल लॉस बोलते हैं। तो ये बेसिकली कॉल आने के बाद जब हमने देखा कि कॉल ब्लॉकिंग स्टेट में है कि नहीं, ये वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि कोई स्विच के अंदर कॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये है और प्रोबेबिलिटी है कि कॉल ब्लॉक हो जाए कॉल आने के बाद, कंडीशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब कॉल आई और कॉल ब्लॉक हुई, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक्चुअली बताता है कि टोटल कॉल कितनी लॉस हो रही है इस समय, ठीक है। ये बराबर होगा कि मान लीजिए कि अगर आप का स्विच ब्लॉक्ड स्टेट में है PB और उसके बाद जब ब्लॉक्ड स्टेट में उस समय कोई कॉल आती है, इसको हम बोलते हैं, ये भी मेरे को वही वैल्यू देना चाहिए। तो ये जो PL प्रोबेबिलिटी कॉल लॉस प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है, ठीक है। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कार्नोज अप्रोच के थ्रू। लेकिन इसको जानने से पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ एज्यूम करेंगे कॉल के बारे में। तो इसको हम कॉल लॉस प्रोबेबिलिटी को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कॉमन भाषा में समझने के लिए, कि टोटल कितनी कॉल ब्लॉक हुई और कुल कितनी कॉल आई। तो अगर हम इस रेशियो को निकालेंगे, आप एक एक्सपेरिमेंट करिए स्विच के अंदर, आप उसमें कॉल्स को आने दीजिए, देखिए कितनी ब्लॉक होती हैं, तो कितनी टोटल कॉल कितनी आई और कितनी ब्लॉक हुई, उनका रेशियो निकालिए। इसको हम बोलेंगे PL, या ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट कि कॉल इज़ लॉस्ट व्हेन कॉल अराइव्ड, ओके।
तो इसको कॉल लॉस प्रोबेबिलिटी कहते हैं PL। जबकि PB जो यहाँ लिखा है, आप कुछ समय के लिए पूरे स्विच को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 5 साल कॉल उस स्विच को ऑब्जर्व किया, स्विच ऐसी कितने समय ब्लॉक्ड स्टेट में रहा और उसको विभाजित करें टोटल समय से, वो होगा आपका कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी या PB, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। ठीक है, कितने समय स्विच ब्लॉक स्टेट में था, इसको डिवाइड करें कुल समय से। तो आप इसमें एक और चीज़ नोट करेंगे, स्विच ब्लॉक स्टेट में होगा अगर उस समय कोई कॉल नहीं आती है तो कोई कॉल ड्रॉप नहीं होगी, जबकि स्विच ब्लॉक्ड स्टेट में रहेगा। तो हमेशा ये PB या ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है, कॉल स्विच ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी, स्टेट ब्लॉकिंग स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी कॉल लॉस प्रोबेबिलिटी से। ये एक साधारण सा नियम है जो हमेशा रहता है, ये हमेशा फॉलो होगा। तो इसको देखते हैं आगे, लेकिन इसको जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि कॉल को हम कैरेक्टराइज कैसे करें, कॉल को कैसे हम नापें, कि कैसे जो कॉल आ रही है उनको कैसे नापा जाता है। तो इसको जानने के लिए हम नॉर्मली जो कॉमनली जो एक मॉडल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मार्कोवियन मॉडल या पॉइसन प्रोसेस। इस बीच में हाँ ये इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, इसको बोलते हैं टाइम कंजेशन। मैं चूँकि इनका इस्तेमाल करता रहूँगा, और इसको बोलते हैं कॉल कंजेशन। ये चूँकि समय पे आधारित है इसलिए उसको टाइम कंजेशन कहते हैं, और ये कॉल्स के ऊपर है तो कॉल कंजेशन कहते हैं। तो अब हम इन कॉल्स को कैरेक्टराइज करने के लिए थोड़े से बेसिक्स जानने जरूरी होंगे। तो जो कॉल अराइवल है या जो कॉल आती है, टेलीफोन कॉल आ रही है, इसको हम बोलते हैं पॉइसन प्रोसेस। हम इससे मॉडल करते हैं। इसका साधारणतः मतलब क्या होता है कि किसी भी आप समय के अंदर, इसको एक और नाम यूज़ ये किया जाता है मार्कोवियन प्रोसेस। तो किसी भी समय में जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, समय ले लीजिए आप T समय, इसके अंदर जो ऑन एन एवरेज एक समय में कितने अंदाजन ऑन एन एवरेज बेसिस पे कितनी कॉल्स आती हैं, उस वैल्यू को हम मान लेते हैं लैम्डा। तो लैम्डा इंटू T इतनी कॉल्स आएंगी। T के अंदर अधिकतर बार ऐसा देखेंगे, अगर आप कई डिफरेंट समय के ऊपर T समय के लिए ऑब्जर्व करें और कितनी कॉल आई, उन सबको जोड़ के और टोटल जो आपकी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू मिलेगी आपको, वो लैम्डा होनी चाहिए। सो ये हुआ आपका एवरेज। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉल जो T समय में आएंगी वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो 0 होगी 1 2। सो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, ये आपका खाली पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए होगा, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए नहीं होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कि आपके पास n कॉल T समय के अंदर आती हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, लैम्डा T ये एवरेज वैल्यू है T समय में, n हम n कॉल की बात कर रहे हैं, ये ईटा नहीं है, e की पावर लैम्डा T n फैक्टोरियल, ये प्रोबेबिलिटी होगी। अगर T समय में 0 कॉल आती हैं या T समय में 1 कॉल आती हैं या 2 आती हैं, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। जब 2 कॉल आएंगी तो 1 0 3 नहीं हो सकता है, कोई एक ही होगा इसमें से। तो 0 1 2 3 नंबर ऑफ कॉल जो आ रही हैं T समय में, वो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। तो इसलिए इसको जब जोड़ेंगे सारे पॉसिबल इवेंट्स जो हैं, तो कोई ना कोई इवेंट तो सर्टेनली होना ही चाहिए, या तो 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी, कोई ना कोई तो हमेशा होगा। तो सबको जोड़ने पे इनकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, जो कि आती है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से। इनफैक्ट इसको e⁻ लैम्डा T को बाहर निकाल दीजिए, ये जो समेशन है अंदर, ये होगा
लेमदा टी की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, ये 1 हो गया बेसिकली, लेमदा टी की पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लेमदा टी की पावर n बाई n फैक्टोरियल। तो इसको आप 1 से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो एक्सप्रेशन है ये e रेज़ पावर प्लस लेमदा टी का है, तो e रेज़ पावर माइनस लेमदा टी, e रेज़ पावर प्लस लेमदा टी, e की पावर 0 1। तो ये वाकई में एक PDF है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। सो जनरली कॉल आने के जो संभावना होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। ये कॉल आने के लिए है, कॉल जाते वक्त के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें दोनों का मॉडल की आवश्यकता होगी जब हम ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो एक कॉल जब आती है किसी समय पर, जैसे कॉल यहाँ पर आया, अब ये कॉल आप बातचीत कर रहे हैं, कॉल कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये कितने इस समय को कैसे हम एक्चुअली करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो ये समय जो है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। ये जो टाइम है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जीरो समय की कॉल होने की संभावना मैक्सिमम होती है और जैसे आप समय बढ़ाते हैं उसकी संभावना कम होती जाती है। ये हम पॉइसन प्रोसेस से ही निकाल सकते हैं। तो पॉइसन प्रोसेस में भी समय के ऊपर कभी एक कॉल आ रही है, कभी 3, कभी नहीं आ रही है, इस तरीके से रैंडमली आती रहेगी। और किसी भी समय पे आप ऑब्जर्व करेंगे इसके बाद जो कॉल कब आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी पीछे की हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती है कभी भी इसके अंदर। इस पर्टिकुलर मॉडल में ऐसा होता है। इसके अलावा और भी मॉडल हैं जो कि कई बार हम स्विच या नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि इनके बीच का जो समय होता है ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मेरे को अगर ये वाला PDF प्रोबेबिलिटी मेरे को मालूम है तो मैं बीच वाला समय निकाल सकता हूँ। तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान है कि आपने समय लिया, आपने कोई एक बार कॉल आ चुकी है, अब मैं बेसिकली जो अलग अलग कॉल्स आ रही हैं इनके बीच का समय जानने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कॉल आई, उसके बाद अगली कॉल जो आती है, ये जो समय है ये समय t से बड़ा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं ये निकाल लेता हूँ तो मैं एग्जैक्टली ये समय t होगा इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकता हूँ। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं क्या होगा ये। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी के टाइम जो दो अगले कॉल के बीच में t से बड़ा होगा, इसका मतलब इस टाइम के अंदर एक भी कॉल नहीं आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी कि कोई कॉल एरर t समय में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन है। हम इसको कोई भी कॉल इस समय में नहीं आ रही है, इसका मतलब 1 माइनस एटलीस्ट एक कॉल इस समय में आ रही है। कम से कम एक कॉल आ रही है। ठीक है, ये क्या होगा, एक कॉल आने की प्रोबेबिलिटी लेमदा टी की पावर 1 e रेज़ पावर माइनस लेमदा टी बाई 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुई प्रोबेबिलिटी कि कोई भी कॉल नहीं आएगी इसके अंदर इस समय के अंदर कम से कम। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको हम बोलेंगे, हम एक्चुअली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइम है ये t, ये टाइम t से कम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये प्रोबेबिलिटी, ये जो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 माइनस ऑफ ये होनी चाहिए।
तो ये बनेगा मेरे पास, इस प्रोबेबिलिटी को जब यूज़ करेंगे तो ये मेरा समेशन है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट इधर आ जाएगा और ये पार्ट की वैल्यू होगी 1 माइनस 0 आने की संभावना। तो e रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी, ये टर्म कोई भी कॉल नहीं आएगी टाइम पीरियड t में, उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि n की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो e रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी आ जाता है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी t विल बी लेस देन t विल बी गिवन बाय, सो जब CDF मेरे को मालूम है तो इसका PDF अगर निकालना है तो मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना होता है हमेशा। ठीक है, अगर CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेरे को पता है PDF चाहिए, डेरिवेटिव निकाल लो, तो डेरिवेटिव ऑफ t से निकालेंगे, ये नया पैरामीटर में कन्वर्ट हो गया। तो डेरिवेटिव जब निकाला हमने तो मेरे पास आएगा, इसका डेरिवेटिव निकालिए, e रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी एज इट इज रहेगा, एक का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस पहले से ही है और एक माइनस लैम्डा डेरिवेटिव की वजह से, तो मेरा एक्सप्रेशन हुआ लैम्डा e रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी। सो ये PDF है, ये जो PDF बताता है कि मेरा जो टाइम है, इंटर अराइवल टाइम दो कॉल के बीच में, वो कैपिटल T होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। तो बेसिकली अगर एक कॉल पहले आई, एक T के बाद आनी चाहिए और T प्लस डेल्टा T जो है बहुत थोड़ा सा कोई आप इसमें लगा लीजिए, सो T से बड़ा होना चाहिए और T प्लस डेल्टा T से छोटा होना चाहिए इंटर अराइवल टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी e रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी और डेल्टा टी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसलिए इसको डेंसिटी बोलते हैं, ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है, इसलिए समय से गुणा करना पड़ता है। सो ये मेरे पास आ गया PDF। अब हम लोग जानना चाहेंगे अगर PDF ये है तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी, कि एवरेज टाइम जो है वेटिंग टाइम कितना होगा वो निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो एवरेज वेटिंग टाइम बेसिकली हम इसको फिर कॉल में कन्वर्ट करेंगे कि जब कॉल शुरू हो जाती है वो कितनी देर चलती है कॉल, ये जो गैप है, टाइम गैप है, वो भी यही डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, लेकिन वहाँ पे हम पैरामीटर म्यू को इस्तेमाल करेंगे। म्यू चूँकि कॉल के ड्यूरेशन या कॉल जब चल रही है उस समय के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कितनी कॉल आ रही हैं, कॉल आते वक्त तो लैम्डा यूज़ कर सकते हैं, जाते वक्त हमें ये एवरेज टाइम कितनी देर हमने बात की उस पैरामीटर में लेना पड़ेगा। तो अगर हम उसको जानना चाहते हैं, अब ये वही टाइम है, ये वही टाइम है कि जब तक कॉल चल रही है या कॉल के बीच का समय है, दोनों सिमिलर स्टैटिस्टिक्स हैं। सो इसकी एवरेज वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो अगर इसको आप नोट करेंगे तो ये PDF आपको ऐसे करके दिखेगा नीचे जाता हुआ, जैसा मैंने पहले बताया था कि 0 कॉल ड्यूरेशन की संभावना मैक्सिमम है, जैसे जैसे कॉल के ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, समय को बढ़ाते हैं, उसकी संभावना घटती जाती है, तो वही बता रहा है ये। तो यहाँ पे लैम्डा e रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी आपने प्लॉट किया, इधर t प्लॉट किया और ये घटते जाएगा, जब 0 होगा तो वैल्यू उसकी लैम्डा होगी इस समय, जो जब t की वैल्यू 0 करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसका PDF कर्व होता है। अब एवरेज वैल्यू समय की निकालते हैं, तो समय निकालने के लिए ये PDF आ गया समय का, तो किसी भी समय पे हम पहले समय को और उसके PDF को गुणा करते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक ही जा सकता है समय, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, म्यू e रेज़ पावर माइनस म्यू टी, और टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, ये हमें एवरेज वैल्यू समय की देगा जो इस PDF से आती है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको बाई पार्ट्स आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको बाई पार्ट्स करेंगे। सो म्यू और टी को हमने बाहर निकाल लिया और दूसरे वाले पार्ट को इंटीग्रेट किया, माइनस जो भी पहला वाला पार्ट है उसका डेरिवेटिव जाएगा वहाँ पर, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 1 हो जाती है, और जो अंदर इंटीग्रल था, जो ये वाला इंटीग्रल जो भी कंप्यूट किया है,
इसको दोबारा से करना, इसको दोबारा से हम इंटीग्रेट करेंगे। ये जनरली इस तरीके से किया जाता है। तो इस केस में म्यू टी, इसकी वैल्यू आती है e⁻ माइनस म्यू टी बाई माइनस म्यू इन्फिनिटी से 0 तक, ये माइनस म्यू है। अंदर वैल्यू जो होगी इस इंटीग्रल की जो आएगी e⁻ माइनस म्यू टी बाई ये रहेगी, ये म्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू भी इससे कैंसिल होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और ये वैल्यू चूँकि टी की वैल्यू जब 0 होगी तो ये वाला पार्ट 0 होगा, इन्फिनिटी होने पे ये पार्ट 0 होगा, तो पूरी टर्म ये निकाल दी जाएगी। अब बचा खाली ये इंटीग्रल, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा e⁻ माइनस म्यू टी बाई माइनस म्यू इन्फिनिटी और 0 की वैल्यू, इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, और माइनस 0 के ऊपर ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इट विल बी 1 माइनस म्यू। तो एवरेज वैल्यू जो मेरे पास टाइम की आती है 1 म्यू आती है, ठीक है। सो ये दो प्रोसेस किसी भी क्यू में चलेंगी। इस क्यू को थोड़ा आगे समझते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बेसिक क्यू को जानने की कोशिश करते हैं कि एक हमने क्यू लिया, क्यू में इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स फिर उसके अंदर जुड़ते जाते हैं, फिर उनको हम सर्व करते हैं। तो इवेंट आने की प्रक्रिया लैम्डा रेट से होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी लैम्डा किसी भी टाइम टी के अंदर एन इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी ये होती है इसकी, ठीक है। और जाते वक्त एवरेज जो प्रोसेसिंग टाइम है वो म्यू होता है, 1 म्यू होता है, ठीक है। ये इसका एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है। दोनों आना और जाना दोनों पॉइसन प्रोसेस है या मार्कोवियन प्रोसेस है, इसलिए इस टाइप के क्यू को मार्कोवियन अराइवल, मार्कोवियन डिपार्चर, एक ही सर्वर है और इनफाइनाइट साइज का क्यू है, इसको इस तरीके से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम एक्चुअली समझने के लिए इसको हम एक मार्कोव चेन बना सकते हैं। मार्कोव चेन का मतलब हम इस क्यू की स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके अंदर कितने टास्क या कितने इवेंट्स इसके अंदर ऑलरेडी क्यूड अप हैं, कितने पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो आप मान लीजिए कि आप स्टेट के अंदर हैं, तो आपका स्टेट 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये प्रोबेबिलिटी हम एक बहुत ही छोटे समय के अंदर डेल्टा टी के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में उसमें वापस जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो हम निकालना चाहते हैं तो 0 से 1 में जाने के लिए प्रोबेबिलिटी का मतलब कोई पैकेट आना चाहिए, ठीक है। सो पैकेट n पैकेट आने की प्रोबेबिलिटी होती है मेरे पास टाइम t में, या n इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी, या n कॉल्स के आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इवेंट ही लिखूँगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हुई लैम्डा डेल्टा टी, बहुत छोटा समय ले लिया हमने, अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि एक ही इवेंट आ सकता है, इसका मतलब n की वैल्यू 1, उसके लिए तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन n बराबर 2 के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर n की वैल्यू 1 रख दी जाए और लैम्डा टी ये लिमिट में 0 की तरफ जाता है, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है लैम्डा इंटू डेल्टा टी हो जाएगी। n की वैल्यू चूँकि 1 है तो 1 फैक्टोरियल, ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, ये वैल्यू चूँकि 0 में चली जाएगी, तो ये टोटल आपका एक्सपोनेंशियल जो है इसकी वैल्यू भी 1 आ जाती है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक इन्फिनिटेसिमली, एक नगण्य छोटे से समय के अंदर 0 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डेल्टा टी, ये प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट के आने की या एक कॉल के आने की बहुत ही छोटे समय के अंदर। तो हम उस समय के अंदर एक स्टेट में पहुँच जाएंगे जब 0 से जब कोई भी इवेंट नहीं था, अब एक इवेंट हो गया। एक इवेंट के जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि एवरेज जो समय है जो कॉल रहती है वो 1 म्यू पीरियड है, और ये भी एक तरीके से पॉइसन स्टैटिस्टिक्स से ही ड्राइव होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कि कितने लोग जाएंगे, ठीक है, अगर जितनी भी कॉल है उनमें से कितने लोग टी टाइम के अंदर जाएंगे अगर कॉल क्यू कभी खाली नहीं हो तब, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी इसी प्रकार आएगी म्यू डेल्टा टी
की पावर n e रेज़ पावर माइनस म्यू डेल्टा t बाई n फैक्टोरियल, n इवेंट के जाने की संभावना जो है, ऑफ कोर्स इसमें ज़रूरी है कि टोटल इवेंट q में n से ज़्यादा हों, ये ज़रूरी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास म्यू डेल्टा टी हो जाएगी। अगर डेल्टा टी एक नगण्य समय है, बहुत छोटा समय है, तो इसको म्यू डेल्टा टी लिख सकते हैं। अगर आप स्टेट 1 में हैं तो स्टेट 2 में जाने की संभावना इसी प्रकार निकाली जा सकती है, तो आप स्टेट 2 में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार आप स्टेट 3 में जा सकते हैं। यहाँ पर फिर आपका जो Q है, ये थोड़ी चीज़ बदल जाएगी जब हम एक कॉम्पोजिट स्विच को देखेंगे। ये चूँकि जानकारी इसकी ज़रूरत पड़ती है इसलिए इसको मैं समझा रहा हूँ। हम 3 में जा सकते हैं। इसी प्रकार हम, क्योंकि मेरे क्यू के अंदर कितने भी इवेंट आ सकते हैं इनफाइनाइट, ये बहुत ही सिंपल क्यू है और शुरुआत हमेशा इसी से की जाती है। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम बोलते हैं मार्कोव चेन। ठीक है, इससे हम ये पता कर सकते हैं स्विच 0 स्टेट में होगा या 1 स्टेट में होगा या 2 स्टेट में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी या उसकी संभावना क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे स्टेडी स्टेट सिचुएशन, स्टेडी स्टेट का मतलब जब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट स्टेट में होने की इस क्यू की कांस्टेंट हो जाती है, अब उसमें कोई बदलाव नहीं है, जो कॉल्स आ रही हैं, कॉल जा रही हैं, सब एक उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं बदल रही है अचानक, जितने लोग हैं पॉपुलेशन उतनी है, उतने ही लोग कॉल कर रहे हैं, लोगों का उतना ही इंटरेस्ट है, सब कुछ कांस्टेंट है, इसको हम स्टेडी स्टेट सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, जब सब स्टेट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई, ठीक, स्टेट की प्रोबेबिलिटी को कांस्टेंट हो जाने के बाद स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो ऐसा होने पे क्या होगा कि अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस ले लें तो उससे बाहर जाने की और उसके अंदर आने की संभावना हमेशा बराबर हो जानी चाहिए। तो इससे हम बनाते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो हम इसको प्रोबेबिलिटी की आप 0 स्टेट में है उसको हम P0 कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आप एक स्टेट में हो P1 कह सकते हैं, P2 एंड P3। इसी प्रकार अब बैलेंस इक्वेशन लिखना हो तो P0 लैम्डा डेल्टा टी ये बराबर होना चाहिए P1 म्यू डेल्टा टी के बराबर। इस गोले से बाहर जाना और अंदर आना दोनों की संभावना बराबर है। स्टेडी स्टेट डेल्टा टी मेरा कट जाता है। यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार से गोला खींच लूँ, डेल्टा टी हमेशा कट जाएगा दोनों साइड से। सो डेल्टा टी की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो मार्कोव चेन्स जितनी आप देखेंगे उसमें डेल्टा टी नहीं होता है कहीं भी, हम म्यू और लैम्डा से ही काम चलाते हैं। तो पहली मेरी बैलेंस इक्वेशन मेरी बनी P0 लैम्डा P1 म्यू। अगर मैं इस प्रकार बना दूं एक गोले को तो मैं दूसरी इक्वेशन लिख सकता हूं। अब हमने डेल्टा टी निकाल दिया है, बैलेंस इक्वेशन में नहीं होता है कभी भी, तो अब मेरे पास इक्वेशन बनेगी P1 लैम्डा P2 म्यू। सो अब आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे P0 लैम्डा बाई म्यू इज़ P1 और इसी प्रकार P1 लैम्डा बाई म्यू इज इक्वल टू P2 सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं P1 को लैम्डा बाई म्यू P0, P2 को लैम्डा बाई म्यू स्क्वायर P0, Pn P0। अब चूंकि ये सारी स्टेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आप कभी ना कभी किसी भी समय आप इसको ऑब्जर्व करें क्यू को, आप किसी एक स्टेट में होंगे और जब आप एक स्टेट में होंगे आप किसी दूसरी स्टेट में नहीं हो सकते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि P1 से लेकर P0 प्लस P1 जो भी समेशन है, तो इसको अब मैं Pi लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में,
पी ऑफ आई की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, मेरी सारी टर्म P0 की टर्म में, तो मैं P0 की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो P0 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो P0 एज इट इज़ है, P1 की वैल्यू लैम्डा बाई म्यू P0 है, लैम्डा बाई म्यू स्क्वायर P1 है, P0 फिर ये P2 की वैल्यू है, ये P1 है, ये P0 है, आगे करते जाएंगे, ये 1 के बराबर होनी चाहिए। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो P0 को हम बाहर निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये तभी कन्वर्ज करेगी जब लैम्डा बाई म्यू की वैल्यू 1 से कम होगी। लैम्डा बाई म्यू की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तभी ये कन्वर्ज करेगी, तभी Q स्टेबल भी होगा। ठीक है, सो P0 की वैल्यू मेरे पास, इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो लैम्डा बाई म्यू को हम बोलते हैं रो, या इसको लोड भी कहते हैं एक सिंगल Q के लिए। रो की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए जब भी आप चाहते हैं कि आपका Q स्टेबल हो, और आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लैम्डा है एवरेज नंबर ऑफ कॉल जो आ रही हैं, म्यू है जो एवरेज नंबर ऑफ कॉल जो जाती हैं, अगर कॉल हैं स्विच में। तो जब स्विच खाली है या Q खाली है तो कोई कॉल जाएंगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी उसमें। तो म्यू की वैल्यू हमेशा लैम्डा से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस रो स्क्वायर सो ऑन। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान सा होता है। पहली टर्म ये आपका मल्टीप्लायर है बेसिकली, तो रो की पावर n, अगर n टर्म है आपके पास, -1 माइनस रो -1। क्योंकि n की वैल्यू ये इन्फिनिटी है यहाँ पर, और रो की वैल्यू 1 से कम है, तो रो की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो आपके पास आता है 1 माइनस रो, ये एक्सप्रेशन आता है। तो P0 की वैल्यू हुई 1 माइनस रो। तो इसका मतलब ith स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी हुई 1 माइनस रो की पावर i। ठीक है, ये एक्चुअली फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। मैं इस लेक्चर को यहाँ पे रोकता हूँ, और अगले लेक्चर में इसके आगे इसी Q के बारे में, इसकी एवरेज लेंथ जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट हमें आगे की कैलकुलेशन में होगी।